हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 1 यूनिट 1, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो इसके इंट्रोडक्शन में मेनली ये बताया गया है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो एक ऐसी एरिया है जो डील करती है जो भी सॉवरेन स्टेट्स वगैरह होते हैं, मतलब सारे स्टेट, सारे कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन होती है उसके बिहेवियर को स्टडी करना ही इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, उनके बीच का रिलेशन अंडरस्टैंड करना, उनका क्या बिहेवियर है एक दूसरे को लेके, ये अंडरस्टैंड करना ही मेन है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अब ये जो भी कन्फ्लिक्ट वगैरह होती है दो स्टेट्स के बीच में या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, या जो भी कोऑपरेशन है उनके बीच में, ठीक है, स्टेट्स के बीच में, उनका फंक्शन, उनका रोल, उनका मैकेनिज़्म वो कौन सा यूज़, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ों के लिए जो भी मैकेनिज़म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि जो हमारे यूएन है, ठीक है, हाँ, जो हमारी यूएन है, इवन आप बोल सकते हो डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, वर्किंग ऑफ द स्टेट, जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये सारे लोग एक साथ आके एकजुट हो गए, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मेनली आप बोल सकते हो, वो इन चीज़ों को हैंडल करती है या वो इन चीज़ों को देखती है, इनके बीच का रिलेशन, कन्फ्लिक्ट, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, उनके बीच में कैसे मतलब शांति लेके आनी, वो सारी चीज़ें इनकी मतलब इनके अंदर में आती है। ठीक है, इवन जो भी नए चैलेंजेस है, लाइक क्लाइमेट चेंज की बात करो आप, टेररिज्म की बात करो, रिफ्यूजीज़, माइग्रेंट्स वगैरह जो आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर में कवर होती है। ठीक है, अब इसका हेल्प क्या है मेन, ठीक है, तो इसका हेल्प मेन ये है कि ये एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है और अलग अलग विज़न देती है हमें वर्ल्ड के बारे में, कि अलग विजन होगा, अलग नज़रिया होगा हमारे पास चीज़ों को देखने का। ठीक है, तो ग्लोबल पीस या ग्लोबल डेवलपमेंट कैसे लेके आना है वो भी इनके अंदर में आती है। यूएन देखती है वो कि किस तरीके से ग्लोबल पीस लेके आना है या डेवलपमेंट लेके आना है। अब जो दो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव है इस चीज़ों को लेके, मतलब आईआर को लेके, वो है रियलिज्म और लिबरलिज्म, जिसने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है अंडरस्टैंडिंग को और इंटरप्रिटेशन को। हम सबसे पहले रियलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, देन दूसरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियलिज्म में ये मानना है कि इनका मेन ये मानना है कि जो स्टेट होती है, ठीक है, वो एक पावर सीकर की तरह काम करते हैं, मतलब उन्हें पावर चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है जो उनके पावर को रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी डिलेमा वगैरह एग्जिस्ट करती है स्टेट्स के बीच में, जहाँ पे एक डर रहता है हमेशा हर स्टेट के पास कि कहीं दूसरा स्टेट हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और हर स्टेट अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की हमेशा कोशिश करती है। ठीक है, अब ये कोशिश क्यों करती है, क्योंकि स्टेट को ज़रूरी है कि अपना मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को हमेशा इम्प्रूव करे, ताकि वो कभी भी किसी भी टाइम पे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। स्टेट का मेन काम क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करना, लाइक अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो, जो भी चीज़ें मतलब रिक्वायर्ड होते हैं, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक पावर, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और उनका ये भी मानना है कि जो स्टेट होती है वो जीरो सम रिलेशंस के साथ गाइडेड होती है, मतलब जहाँ पे ये होता है कि अगर किसी एक स्टेट को कुछ मिल रहा है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मिल रही है, तो दूसरे स्टेट को लॉस सफ़र करना पड़ेगा, मतलब एक का फ़ायदा तो दूसरे का लॉस। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये एक जीरो सम रिलेशंस की तरह आते हैं। अब अगर हम इनके रियलिज्म के की थीम्स को देखें, ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका की थीम्स है वो है स्टेट इगोइज्म एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब ये कंपेयर करती है जो भी स्टेट का नेचर है, जो मेन एक जेलसी या फिर एनवी मैन के साथ कंपेयर करा गया है। मतलब बेसिकली इनका ये मानना है कि जो स्टेट होती है वो इंसानों की तरह नेचर के थ्रू, अगर उनका नेचर देखा जाए तो वो जेलसी से भरी, ईगो, लालच, फियर, कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ों से भरी हुई रहती है। और क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए स्टेट हमेशा मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती रहती है, ताकि वो टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सके, इवन अगर कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। अब इनके 6 प्रिंसिपल्स है इसके अंदर में क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट का। ठीक है,
हम आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, दैट इज़ पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। सबसे पहला ये कि जो भी पॉलिटिक्स होती है वो ऑब्जेक्टिव लॉज के थ्रू गवर्न होती है, मतलब जो भी जिस तरीके से वो रूल होती है या गवर्न होती है वो ऑब्जेक्टिव लॉज के थ्रू होती है और उनका ह्यूमन नेचर के साथ कनेक्शन होता है। ह्यूमन नेचर मतलब सिंपल सी ईगो, ग्रीड, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और IR दूसरा पॉइंट है, IR को इस तरीके से हम समझ सकते हैं, मतलब जो भी कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो पावर के टर्म्स में डिफाइंड होती है वो हमारे IR में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब हर स्टेट पावर सीक करती है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी फॉर्म या जो भी नेचर है स्टेट पावर का वो हमेशा टाइम के हिसाब से या जगह के हिसाब से या कोई भी कंटेक्स्ट, मतलब आप बोल सकते हो टाइम, प्लेस, वो सारी चीज़ों के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट होता है मेन, कि हमारे स्टेट का ये इंटरेस्ट है, वो कंसिस्टेंट रहती है, वो फिक्स रहती है कि यही इंटरेस्ट रहेगा, भले ही बाकी जो नेचर है उनका, जो फॉर्म है उनका पावर का, वो चेंज होगी बट इंटरेस्ट सेम रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है, ठीक है, जो स्टेट की बिहेवियर को गाइड करती है, ये बोला जाता है कि एक मॉरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल गाइड नहीं करती है, हमेशा हर स्टेट की अपनी एक बिहेवियर है, अपनी एक रूट है या फिर अपनी एक थिंकिंग, अपनी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये मानना है मेन कि मतलब कोई मॉरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करती है कि ये प्रिंसिपल्स के हिसाब से स्टेट को मतलब अपना बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी मॉरल एस्पिरेशन है वो भी यूनिवर्सल नहीं है, वो स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर नेशन के हिसाब से। मतलब उनकी मॉरल एस्पिरेशन मतलब मॉरल बिलीव क्या है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, वो भी उनकी पर्सनल चॉइस होती है या पर्टिकुलर नेशंस की अपनी अपनी अलग होती है। देन अगर आप देखो तो जो स्पेयर होती है वो ऑटोनोमस होती है, मतलब जो क्वेश्चन जो मेन हमारा एग्जिस्ट करता है वो ये है कि पॉलिसी को कैसे किस तरीके से इफेक्ट में लाया जाए, जो पावर ऑफ द नेशन है उसको लेके, मतलब हाउ डज दिस पॉलिसी अफेक्ट द पावर ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन की पावर है उसको किस तरीके से कोई भी पॉलिसी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे, दैट इज़ इंटरनेशनल एनार्की और उसकी इम्प्लीकेशन, जो थर्ड पॉइंट है हमारा मेन, ठीक है, सब पॉइंट्स। तो ये प्रिपेयर करती है या फिर आप बोल सकते हो कि ये प्रोटेक्ट करने की होती है, किस तरीके से हर स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो अपनी ही पावर को और ज़्यादा बढ़ा सके, मतलब खुद को कितना ज़्यादा एनहेंस करना है, खुद की पावर को एनहेंस करनी है, उस चीज़ पे फोकस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोलैरिटी, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। तो रियलिस्ट का मेनली मानना ये है कि स्टेबिलिटी जो है इंटरनेशनल सिस्टम में वो बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू अचीव हो सकती है। मतलब अगर कोई इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है और वो सारे स्टेट को इक्वल पावर देती है कि हर स्टेट के पास इतना 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 ही पावर है, मतलब बैलेंस है सबके पास पावर, तो उसके थ्रू हम स्टेबिलिटी हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में ला सकते हैं, ऐसा रियलिस्ट का मानना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नियो रियलिज्म के ऊपर। अभी हमने जो पढ़ा क्लासिकल पढ़ा है, क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है, हम नियो रियलिज्म का देख लेते हैं। तो इनका भी मतलब मेन आप बोल सकते हो जो इनका मेन रूट है या फिर किस तरीके से ये थिंकिंग डेवलप हुई कि नियो रियलिज्म आना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म से बेस्ड है, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये मेन जो इनका मानना है वो भी यही मानना है कि स्टेट का मतलब पावर सीकर्स तो होती है, बट इनका थोड़ा सा डिफरेंट है क्लासिकल से रिलेटेड। इनका ये मानना है कि जो बिहेवियर होती है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम का, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि आप बिहेवियर ऑफ स्टेट पढ़ रहे हो। मतलब स्टेट के बिहेवियर को जानने से पहले बहुत ज़रूरी है ये जानना कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा उसकी बिहेवियर क्या है, ठीक है। उनका ये भी मानना है कि क्योंकि एनार्किकल सिस्टम है तो वो एक फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है, मतलब क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसलिए स्टेट फियर में रहते हैं। अगर वही सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में तो कोई फेयर ही नहीं होता, और अगर फेयर नहीं होता तो स्टेट एक दूसरे पर अटैक ही नहीं करती, पावर्स को शीक ही नहीं करती, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो वो मेनली सिस्टमेटिक चीज़ों पर देखते हैं रादर देन कि वो इंडिविजुअल स्टेट लेवल कोजेस पे देखें, ठीक है। उनका ये भी मानना है कि जो स्टेट होती है वो इसलिए अपनी मिलिट्री पावर को मतलब एक्वायर करती है ताकि वो खुद की सेल्फ डिफेंस कर सकें। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब
मौका ही क्यों आता है, क्यों हमें सेल्फ डिफेंस करना है, क्योंकि अटैक हो रही है, राइट। तो वो अटैक ही इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास कोई मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो इन्होंने मेन उस चीज़ को ही दिया है, जो भी सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट करती है वो इंटरनेशनल सिस्टम के लूप होल्स की वजह से होती है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। तो उनका मेन कंसर्न ये है कि किस तरीके से हम पावर को इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक प्रॉपर एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पे फियर ना हो, मतलब जिस चीज़ को उससे हमें डर लगता है या स्टेट्स को डर लगता है उस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो रियलिज्म के बारे में आइडिया हो गया। देन हम सेकेंड आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ लिबरलिज्म, ठीक है। अब लिबरलिज्म का जो बेसिक टेनेंस है वो है फ्रीडम, मतलब इनका जो मेन फोकस है एरिया है वो है फ्रीडम के ऊपर, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, कॉम्प्रोमाइज़, पीस और प्रोग्रेस। मतलब इनका ओवरऑल ये मानना है कि अगर आप कोऑपरेट करते हो एक दूसरे के साथ और किसी किसी चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती है सोसाइटी में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनका ये भी मानना है कि जो ह्यूमन होती है, ठीक है, जो इंसान होता है वो एक सोशल एनिमल होती है, मतलब एक ऐसा इंसान होता है मतलब जो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड रहती है, वो रेशनल, कॉम्पिटिटिव, थोड़ी कोलैबोरेटिव, हाँ थोड़ी बहुत कोलैबोरेटिव भी है, कॉम्पिटिटिव भी है, बट ईविल नहीं है फुल्ली। आप उनको नेगेटिव नहीं प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे रियलिज्म में उनको इगोइस्टिक एंड ये सारी चीज़ें बताई गई ना, उस तरीके से नहीं है। तो इनका जो मेन की थीम्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। अब इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये, इसमें ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो भी फ्री ट्रेड वगैरह है या फिर म्यूचुअली हम किस तरीके से अपने इकोनॉमिक रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जब तक हम इंटरडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे पे तब तक कोई भी फियर नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एक इंटरडिपेंडेंसी है मतलब एक कनेक्टेडनेस है, और कनेक्टेडनेस जब होती है तब कोई भी अटैक करने से पहले 100 बार सोचता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी क्रिएट करेगा और जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वॉर की, कि वॉर होने वाली है, वो भी कम होगी, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्फीयर से ही रिलेटेड नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सटेंड होती है, पॉलिटिकल से हो सकती है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो सकती है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में या हर फील्ड में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहना मेन। दूसरा है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। अब इनका ये मानना है कि जो भी एक्सटर्नल बिहेवियर होती है स्टेट की वो इन्फ्लुएंस होती है उनकी पॉलिटिकल या उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल किस तरीके से उनका बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो जो भी अगर कोई अथॉरिटेरियन स्टेट्स है तो जनरली वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा और मिलिट्रियरिस्टिक होगा, मतलब मिलिट्री वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने वाला होगा। वाइल अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स की देखें तो वो थोड़ा सा पीसफुल एंड कोऑपरेटिव मेथड्स वगैरह यूज़ करेगा। आप अभी भी देखते हो तो इंडिया फिर भी मतलब स्टार्टिंग में कोऑपरेटिव मेथड ही यूज़ करती है, वाइल अगर आप चाइना एंड देन कुछ चीज़ों का देखो तो वो थोड़ा एग्रेसिव वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका पॉलिटिकल मेकअप कैसा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लिबरल थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब इनका ये मानना है कि जो भी एक्सटर्नल सॉवरेन पावर को रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि एक एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड होती है, यह ज़रूरी है ताकि जो भी सॉवरेन पावर एक अगर एग्जिस्ट करती है ना तो वो सोसाइटी को जो भी एक चाउटिक नेचर ऑफ स्टेट होती है ना, मतलब एक क्रूअल नेचर ऑफ द स्टेट जो होती है उस चीज़ से बचा सकती है। एग्जाम्पल जो यूएन है प्रेजेंट के टाइम में अगर आप देखो तो ये एक फंक्शन करती है एक मीडिएटर की तरह, ताकि वो एक कोऑपरेशन स्प्रेड कर सके। वो जैसे भी काम कर रही हो, भले वो बहुत हाई लेवल पे मतलब इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल वो ऐसे फंक्शन कर रही है, मतलब अभी के टाइम पे वही एक एग्जांपल मान सकते हैं कि मीडिएटर की तरह वो काम करती है कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब ये ऐसे व्यूज़ है, लाइक आप बोल सकते हो जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, जो डिप्राइव सेक्शन या जो विक्टिम्स होते हैं उनकी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्वियसली विक्टिम्स में आते हैं मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी, ये पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें ये बताया गया है कि जो क्लास स्ट्रगल होती है वो एक मेन पार्ट होती है सोसाइटी की, और ये डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका मेन फोकस इकोनॉमिक्स के ऊपर ही ज़्यादा होती है,
और वो ये होता है कि जो इकोनॉमिक्स मतलब हायर इकोनॉमिक क्लास होती है वो हमेशा डोमिनेट करती है लोअर क्लास को, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ के लिए 5 स्टेजेस बताया हुआ है। सबसे पहला प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जहाँ पे सारे इक्वल है, ठीक है, सारे लोग इक्वल है। दूसरी चीज़ें जो दूसरा स्टेज है वो है फ्यूडलिज्म, जहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है 2 मेजर सोशल क्लास में। सबसे पहला लैंडलॉर्ड, दूसरा होगा सर्फ्स। अब तीसरे की अगर आप बात करो तो वो है कैपिटलिस्ट मोड, जहाँ पे चीज़ों को डिवाइड किया जाता है 2 क्लास में, दैट इज़ वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। वर्किंग क्लास जो डोमिनेट होते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास जो डोमिनेट करते हैं इनके अकॉर्डिंग। देन सोशलिज्म आता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो होती है वो हर किसी की नीड्स के अकॉर्डिंग होती है, कि किसको कितना रिक्वायरमेंट है, किसको कितना नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बांटी जा रही है, ठीक है। उसके बाद का अगर हम देखें तो वो है डायलेक्ट्रल प्रोसेस, जहाँ पे जो भी इंटरनल कंट्रडिक्शंस होती है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है, मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से होती है। तो ये था वो 5 पॉइंट जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। वही अगर हम देखें तो अब आती है फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म को एक सेंट्रल थीम, ये एक सेंट्रल थीम है जहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट डिवाइड को हम फोकस करते हैं, पेट्रियार्की पे फोकस करते हैं, सेक्स या जेंडर को लेके जो भी इनइक्वालिटी होती है उस पे फोकस करते हैं, इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड करना है, डिफरेंसेस क्या है, उन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब मेन जो एम्फेसिस है वुमेन का वो ये है कि उन्हें मेल आइडेंटिफाइड नहीं होना है। मतलब जब भी कोई आइडेंटिटी मिलती है किसी को तो उनकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, नॉट जस्ट मेल आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि भले ही वुमेन बहुत सारी क्षेत्रों में आने भी लगे है, बट स्टिल आईआर में हमें अब भी मतलब जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात होती है तो उसमें अभी भी वुमेन्स के इशू के बारे में या ये जो इनइक्वालिटी का इशू है उसको लेके कोई भी बात नहीं करता। वुमेन को हमेशा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को कन्फ्रंट किया, उन चैलेंजेस को, और उस पर काम किया ताकि उनकी वॉइसेस वगैरह है वो सुनी जाए या उनको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को लेके। सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अवॉइड करना, ठीक है। तो इसमें ये आर्ग्यू किया गया है कि सारे जो नॉलेज होते हैं वो पार्शियल या लोकल होती है, मतलब हर सोसाइटी के पास एक अपनी सच्चाई है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इनका यही मानना है कि जो भी हिस्ट्री वगैरह है, हमारी जो भी हिस्ट्री लिखी जाती है वो हमेशा विक्टर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, मतलब जो लोग जीत चुके हैं उनके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, ना कि उनके पर्सपेक्टिव से जो ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं या फिर जो हार गए, ठीक है। तो उनका यही मेन मानना है कि जो भी पॉलिटिकल इवेंट होती है वो हमेशा अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के साथ होती है, कि एक पॉलिटिकल इवेंट अगर हुई है तो उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है, अलग स्टेट्स की, अलग पर्सन की, अलग सोसाइटी की, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है या देखता है, नज़रिया हमेशा अलग होती है, ठीक है। तो जो भी क्रिटिक्स है इसके वो ये कहते हैं कि हर किसी की डिफरेंट व्यू है और वो इक्वली वैलिड भी है। हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी व्यू वैलिड है, आपकी व्यू वैलिड नहीं है। हर किसी की व्यू कहीं ना कहीं एक लेवल पे वैलिड होती है, और उनका यही मानना है कि इवन साइंस जो है वो ट्रुथ और फॉल्सहुड के बीच में डिस्टिंग्विश कभी नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्रीन पॉलिटिक्स के ऊपर। ग्रीन पॉलिटिक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है इन्वायरमेंट की चीज़ों को लेके, जहाँ पे हम इन्वायरमेंट को किस तरीके से पॉल्यूशन से या जो भी अनसस्टेनेबल चीज़ें होती है या उनकी इम्पैक्ट वगैरह जो है उनसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन पॉलिटिक्स मेनली एलैबोरेट करती है जो ह्यूमन काइंड होती है और नेचर के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेवलपमेंट को भी इस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं कि इन्वायरमेंट को भी हम प्रिजर्व कर सकें और तब भी डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। तो उनका मेन आर्ग्यू यही करना है कि जो भी हमारा आज के प्रेजेंट टाइम में मार्केट ओरिएंटेड फेज़ है हमारा, जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, हमें नेचर की बिल्कुल नहीं पड़ी है, मतलब वैसे वाला है कि बाहर में जाए नेचर, हमें तो अपना प्रॉफिट चाहिए। तो ये चीज़ों के लिए वो मेन फाइट करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इको एनार्किस्ट है वो भी आर्ग्यू करते हैं कि जो भी डोमिनेशन है जो लोग करते हैं नेचर के ऊपर वो चीज़ें बंद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के लिए।
कंस्ट्रक्टिविज़म को लेके। तो ये हाईलाइट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव, मतलब वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल या पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है, ठीक है। जो लोग हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल या ग्रुप जो है वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी क्रिएट करती है और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करती है, ठीक है। उनकी अपनी मेंटालिटी है, उनकी अपनी थिंकिंग है और फिर वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करती है, ठीक है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि जो भी इंटरेक्शन होती है एजेंट्स के बीच में, एजेंट्स मतलब जो भी लोग, चाहे वो इंडिविजुअल है या ग्रुप्स है, तो उनके बीच में जो भी बातें होती है, ठीक है, और जो भी स्ट्रक्चर है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम का, वो हमेशा कहीं ना कहीं बिलीव्स के थ्रू, वैल्यूज़ के थ्रू, कोई थ्योरी या कोई एजम्पशंस के थ्रू हमेशा कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं एक लेवल पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म को लेके, ठीक है। अब अगर हम देखें तो कुछ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ वगैरह है वो अभी भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट्स में दबी हुई है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंटल एड आप देख सकते हो या जो भी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस है, ठीक है, उसको मेनली दो कंसेप्ट से समझा जाता है। वेस्टर्न कंसेप्ट, जहाँ पे वो कंटिन्यू करते हैं कि वो जो भी वेस्टर्निज्म है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इंटरनल अफेयर्स में, बाकी कंट्रीज़ के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती है, ठीक है। और इवन अगर हमने ये बात किया कि हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, तो इंडिपेंडेंस के मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं कई सारे लोग हैं जो सेपरेट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, या कुछ लोग हैं जो नॉन अलाइंड है, मतलब वो लिबरलिज्म को भी फॉलो नहीं करती है, वो सोशलिज्म को भी फॉलो नहीं करती है, ठीक है। उनका नॉन अलाइन, उनका अपना कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, उस चीज़ को वो मानती है। तो जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप वेस्टर्न आइडियाज़ को लीव कर देते हो, मतलब छोड़ देते हो वेस्टर्न आइडियाज़ को, और पोस्ट कॉलोनियलिस्ट जो है, ठीक है, वो मेनली रिफ्यूज़ करते हैं जो भी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ है या फिर जो भी आप देख सकते हो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या अथॉरिटी स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। मतलब मेनली ये कि जो भी इंडिपेंडेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, उनको वो माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, उस माइंडसेट से जो वेस्टर्न माइंडसेट है कहीं ना कहीं, ठीक है। मॉडर्निज्म, ठीक है, मतलब जो मॉडर्निटी होती है जिसको हम मॉडर्न बोलते हैं, ठीक है, और वेस्टर्निज्म में बहुत डिफरेंस है एंड पीपल नीड टू रियलाइज़ इट। जब तक ये रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। वेस्टर्निज्म बॉडीली स्ट्रक्चर्स के ऊपर होती है, पहनावे, वो सारी चीज़ों को लेके होती है। मॉडर्निज्म दिमाग से होती है। जब आप दिमाग से उस तरीके से इतना ओपन माइंडसेट रख पाते हो, प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो, तो आप मॉडर्न हो। बट जब आप सिर्फ इस चीज़ को बेसिस पे सिर्फ कपड़ा पहन लिया एंड देन वो कल्चर्स फॉलो कर ली, तो वो सिर्फ वेस्टर्निज्म है ब्रो, दैट्स नॉट, ठीक है। खैर, ज्ञान नहीं देती हूँ, ये चैप्टर होता है ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड नोट्स ओब्वियसली अगर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर लेना, जैसे होता है उसका आप देख लेना, ठीक है। और ओब्वियसली अभी सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ यार, इतने दिन से नहीं कर रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। चलो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।